अच्छा, आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2023। तो 5 अगस्त की डेट को कुछ हुआ था, अगर तुम लोगों को याद हो। भारतीय इतिहास में आज के दिन एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, बहुत बड़ा डिसीजन, जो कंट्री की हिस्ट्री जिसने बदल दी। ठीक है, आज का जो दिन है वो याद रखना। टुडे इज अ डे 5, आज के दिन 5 अगस्त 2019 को जेएनके का स्पेशल स्टेटस पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया था। आज की डेट याद रखना कि आज ही के दिन पार्लियामेंट ने जेएनके का जो स्पेशल स्टेटस था, कौन से आर्टिकल के तहत था? आर्टिकल 370। ठीक है, तो 370 आज के दिन अब्रोगेट कर दिया था। ठीक है, 370, आर्टिकल 370 के तहत जेएनके को पहले स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। ठीक है, जेएनके वाज द ओनली स्टेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, उनका खुद का नेशनल फ्लैग था, उनका खुद का नेशनल एंथम था, उनका खुद का स्टेट एंथम था, स्टेट फ्लैग था, और उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। आर्टिकल 35A के तहत उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक फ्रेज लिखा हुआ था कि दीज प्रोविजन आर टेम्परेरी। ये जो प्रोविजन है वो अस्थाई है। तो वही प्रोविजन जो अस्थाई थे वो खत्म कर दिए गए थे 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, कहानी इसके पीछे की हमने पढ़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू उस समय जो प्रधानमंत्री रहे उनके बीच में। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 ऐड किया गया था और 35A ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का खत्म कर दिया। और जम्मू कश्मीर कितने भागों में विभक्त कर दिया गया? 2 भागों में, 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दी गई। ठीक है, पहले क्या था जेएनके? पहले जेएनके क्या था? स्टेट था, है ना? और फिर वो बन गया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, याद रखना कि कब अब्रोगेट हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, अब्रोगेशन मतलब कब खत्म किया था? आर्टिकल 370। ठीक है, तो चलो कमिंग टू द टॉपिक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। लिख लिया ना सबने? ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। और इसका पर्पस क्या था? औषधि केंद्र देखे हैं, जन औषधि केंद्र जगह जगह लगे हुए हैं, गाँव में भी है, हमारे यहाँ भी है। तो बेसिकली क्या है बेटा, हम हमारे यहाँ पे या कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जो पेटेंटेड मेडिसिन होती है, मेनली इन पुअर कंट्रीज, जो पेटेंटेड मेडिसिन होती है, पेटेंटेड मतलब जो किसी कंपनी द्वारा ओन की गई है और उन पे पेटेंट उनको मिला हुआ है। पेटेंट होता है ना, एक पेटेंट तो सुना ही होगा, पेटेंट मिलता है उनको। कोई नई मेडिसिन अगर उन्होंने बनाई है तो उन्हीं के पास उसके राइट रहते हैं, है ना? हाँ, किसी इन्वेंशन पे मिलता है, ठीक है, पेटेंट। तो वो राइट जो है उसी कंपनी के पास रहेंगे, वो किसी और को नहीं मिलेगा राइट। तो लेकिन पेटेंट का जो ईयर होता है वो रहता है 10 साल या 10 वर्ष। ठीक है, 10 साल के बाद पेटेंट क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर का मतलब ये नहीं कि फिर वो पेटेंट किसी और को दे जाएगा, इसका उसका मतलब ये है कि अब उस मेडिसिन को कोई अलग कंपनी जेनरिक वर्जन उसका प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन तो नाम सुने ही है। ये मेडिसिन पेटेंटेड मेडिसिन से क्या होती है कितने में?
20 साल बाद तो हाँ पब्लिक कर दिया, 10 साल बाद राइट दे दिए जाते हैं कि आप बना लो मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन आप इनकी बना लो। तो जो जन औषधि केंद्र है या जन औषधि केंद्र है, इसके तहत जेनरिक मेडिसिन बनाने का लक्ष्य रखा गया था। वो जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल रेट पे पब्लिक को या जनता को अवेलेबल हो। ठीक है, मेनली ये पर्पस था। क्या होता है कि हम लोग जैसे कि कभी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई इलाज के लिए जाता है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई होती है वो जेनरिक होती है। ये किस लाइट से रहे भाई, आज ही होने सारे काम। आज सारे काम होने हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था वो था टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें यही वाली मेडिसिन दी जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल होती है, कि कोई कहने लगे कि ये तो नकली है, नकली नहीं होती बेटा, जेनेरिक वर्जन होता है उनका। मतलब वो जो पेटेंटेड मेडिसिन है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, इनकी कॉस्ट कम होगी, सिर्फ कॉस्ट का फर्क होगा। ये भी वही मेडिसिन है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस तुम एजिथ्रोमाइसिन 500 की बहुत सारे फोर्ट देखते हो अलग अलग। एक एजिथ्रोमाइसिन पेटेंटेड होगी, वो ज्यादा महंगी होगी, और जो जेनेरिक वर्जन होगा उसका वो कम महंगी होगी। ठीक है, तो बस जेनेरिक अफोर्डेबल बनाने के लिए, बिकॉज एवरीवन कांट अफोर्ड मेडिसिन ऑल्सो। ठीक है, सब दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत पुअर 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 फैमिलीज हैं हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है अभी भी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये कब लॉन्च हुई थी? 28 अगस्त 2014 में। और इसका पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट, अफोर्डेबल रेट पे क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना। ठीक है, और जन औषधि केंद्र तुमने देखे भी होंगे, आसपास जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए और वहां पे ये वाली मेडिसिन मिलती है। ठीक है, अब इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस एजेंसी के अंतर्गत आती है, किस एजेंसी के अंतर्गत इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है? तो बेटा इम्प्लीमेंटेशन जो करती है वो है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये जो ब्यूरो है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल जहां भी वर्ड आए समझ लेना कि इन मेडिसिन से रिलेटेड है या फार्मेसी से रिलेटेड है, मेडिसिन या फार्मेसी, फार्मेसी। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है दैट इज फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। मतलब इसके पास रहेगी सारी चीजें कि किस तरह से हमें ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, जन औषधि केंद्र कहाँ कहाँ बनाने हैं, किस किस तरह से दवाइयाँ वहाँ पे प्रोवाइड करानी है, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब नेक्स्ट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे कुछ एसएससी के सीजीएल वाले कुछ देख रही थी पेपर, एंड एसएससी सीजीएल में भी मुझे एक खास बात दिखाई दी, क्योंकि जो पेपर है उसमें जीएस के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बिना पढ़े नहीं पास हो सकते। कि कुछ होता है ना कि ऐसे ही बैठ जाए एग्जाम देखने के लिए, चलो एग्जाम देखने जाना है, तो वो बिना पढ़े वो कुछ भी क्रैक करना आज के टाइम में मुश्किल है। और एक और ये चीज याद रखना, ये यूपीएसएससी पेट आया है, यूपी इसकी अच्छा इसको सिंपल याद रखना, पीएटी पेट। वैसे पूरा बहुत बहुत लंबा सा नाम है, दैट इज मैं देख के बताऊंगी तुम लोगों को कौन सा है। और इसका नोटिफिकेशन आ गया है, ग्रुप में देखा था तुमने? देखो यूपी ट्रिपल एस पीईटी पेट। ठीक है, इसके एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गए हैं, और बेटा इसमें जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इसमें अभी नोटिफिकेशन आए हैं। देखो यूपीएसएससी पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और इस पे जो क्वालिफिकेशन है वो देख लो, तुम लोग फिल कर जिसकी भी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है और कोई भी देना चाहता हो तो वो फिल कर सकता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ।
देखो थोड़ी सी बात इसके बारे में करो। न्यूनतम आयु उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और जो पात्रता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो 10th प्लस होना चाहिए। और ये कौन सी सर्विसेज है? ये ग्रुप जी की सर्विसेज है। ठीक है, ग्रुप जी के पदों पर, असिस्टेंट जूनियर के पदों पर इसमें आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी है ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी, जी तक होता है। जी तक होता है, ये लास्ट है। ठीक है, तो ये जो है, इसमें जिस जिसकी भी क्वालिफिकेशन तुम लोग अगर फुलफिल कर रहा है कोई ये क्वालिफिकेशन, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और इसके बारे में अगर तुम लोग चाहोगे तो इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नोटिफिकेशन बताने का, जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उसे तुम लोगों के साथ डिस्कस करने का ये है कि इफ यू आर फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन और इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, अगर तुम क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हो और तुम्हारी तैयारी भी अच्छी है, देन यू कैन फिल द फॉर्म। बट डोंट फिल द फॉर्म कि जस्ट टू सी द एग्जाम, या हमें ऐसे देने जाना है। टाइम वेस्ट मत करो, ना उनका करो ना अपना करो। ठीक है, इतना ना अपना टाइम वेस्ट करो ना उनका करो। ठीक है, तो ये चीज है, जब जब करना, वंस यू आर श्योर कि आई रियली वांटेड टू डू इट। ठीक है, जब तुम बिल्कुल श्योर हो कि हाँ अब मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ और अब आई कैन डू इट। ठीक है, 100% प्रिपरेशन कभी किसी की नहीं होती, कुछ ना कुछ सबका छूट जाता है। ठीक है, वो हर किसी के साथ है, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, या जेई एडवांस या जेई मेंस, जो भी है, जितने भी एग्जाम है। बट ये है, एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुम्हारी अगर हो गई है, तो यू कैन गो फॉर द एग्जाम। अब भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? देखो, इंडिया में भी और एशिया में भी सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे कह सकते हैं, इट्स अ रिएक्टर। ठीक है, रिसर्च रिएक्टर। तो ये सबसे पहले तारापुर में हुआ था 1969 में। और किसके अंडर में हुआ था? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अंडर में। ही वाज द मैन हु इज नोन एज द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। मतलब इन्होंने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर पावर है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हुआ या आइडिया किसी ने दिया, तो वो ये पर्सन थे। ठीक है, हमारे यहाँ पे पहले न्यूक्लियर पावर का कुछ वो नहीं था, जानकारी नहीं थी ना उतना ज्यादा। तुम्हें पता है, ब्रिटिशर्स हमें बिल्कुल कहते हैं ना कि एक वर्ड कंगाल। ठीक है, हमें ऐसा करके छोड़ के गए थे, बिकॉज दे ड्रेन ऑल द वेल्थ टू लंदन। सारी जो हमारी वेल्थ थी वो लंदन ले गए और हमें बिल्कुल बेकार में छोड़ के गए थे। और तुम्हें मैंने बताया भी, बंगाल में फेमाइन भी आया उन्हीं के राज में, लेकिन उनके राज के बाद हमारी कंट्री मिजरेबल थी। बट आफ्टर दैट हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस की और 1969 में अपना रिसर्च रिएक्टर स्थापित किया। ठीक है, तो हमारा रिसर्च रिएक्टर तारापुर में 1969 में स्थापित हुआ। और ये एशिया का भी पहला रिएक्टर था। ये इंडिया का भी पहला था और एशिया में भी ये पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखो। भारत में एशिया में प्रथम था ये, और इसका नाम क्या था? अप्सरा। ठीक है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर का, रिसर्च रिएक्टर का नाम रखा था अप्सरा। और उसी के बाद फिर हमारे यहाँ पे सबसे पहले 1970 में 78 में न्यूक्लियर फर्स्ट न्यूक्लियर वो हुआ टेस्ट। और जो हमारा बाद का हुआ है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सफल रहा वो था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। देखो, जब मैं क्वेश्चन देख रही थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि सबसे पहली बार कहाँ पर हुआ। तो पोखरण में देखो, फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर टेस्ट हमारे यहाँ पे हुआ था वो 1978 में हुआ। बट जो सफल माना जाता है, जो पॉपुलर वन माना जाता है, 1998 वाला पोखरण में जो हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। नाम भी पूछ रहे थे कि क्या नाम रखा था। पोखरण, परमाणु मूवी देखी है जॉन अब्राहम वाली? सेम वही है। हाँ, जॉन अब्राहम वाले।
हाँ मतलब कि जैसे उसमें तुम्हें एक चीज दिखाई होगी कि यूएस कंटिन्यूअसली हम पे नजर बनाए हुए था। यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट, कंटिन्यूअसली हम पे नजर बना रखी थी उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू। तुमने देखा होगा कि जब सैटेलाइट उस पोजीशन में चला जाएगा कि हमारे यहाँ पर ना वो देखे, तब हम उस टाइम पीरियड में हमने वो किए थे एक्सप्लोजन, जो वो किया था टेस्ट। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि यूएस ने उसके बाद हमारी कंट्री पे कुछ सैंक्शन भी लगा दिए थे, जैसे इस पे लगा रखे ना रशिया पे, कि उनसे कोई चीज अदर कंट्री नहीं खरीद सकती, उनके साथ व्यापार कोई नहीं कर सकता। तो हम पे भी उस तरह के सैंक्शन लगाने की बात कही थी। लेकिन हमारे लिए बेटा, बिकॉज चाइना पाकिस्तान बिकमिंग अ थ्रेट, तो हमारे लिए न्यूक्लियर पावर होना जरूरी था, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के पास भी है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो हमारे पास नहीं होती तो वे तो हमें डोमिनेट कर लेते ना। तो इसलिए हमारे पास न्यूक्लियर पावर होना भी जरूरी था। बट हमने क्या कहा था, हम तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर दूसरी कंट्री ने हम पे पहले हमला किया तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये याद रखना, तारापुर में लगा था और नाम क्या था, अप्सरा। ठीक है, और किसकी उसमें लगा, कौन हेड थे इसमें, इस पूरे प्लान में? होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसमें डॉक्टर भी लगा लेना, बिकॉज ही वॉज स्कॉलर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब भारत में गिद्ध की कितनी प्रजाति है? कितनी प्रजाति माइग्रेटरी है? ठीक है, कितनी प्रजाति माइग्रेटरी है? माइग्रेटरी मतलब हमारे यहाँ पे कुछ प्रजाति ऐसी हैं जो माइग्रेशन करती हैं अदर कंट्रीज में, नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेशन करती है और वो वापस यहीं पे लौट आती है। ठीक है, तो 3 प्रजाति हैं जो कि माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट मतलब दूसरी जगह पे जाती है, जैसे कि हमारी कंट्री में रह रही है, कुछ माइग्रेशन करती है तो चाइना चली जाती है, फिर वापस लौट आती है। पक्षी भी माइग्रेशन करते हैं, ये पता है तुमको? साइबेरियन क्रेन का नाम सुना है? साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया जो है रशिया में, वो सर्दियों में पूरी तरह से जम जाता है, फ्रोजन हो जाता है। तो साइबेरिया की क्रेन हमारे यहाँ आती है माइग्रेट करके। देखो कितने किलोमीटर चल के आती है, मतलब उड़ के आती है, कितने किलोमीटर। तो पक्षी भी माइग्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्लाइमेट की वजह से। जब वहां का क्लाइमेट इतना ठंडा हो जाता है कि उनको रहा नहीं जाता, ठीक है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस सर्दी में बर्फ नहीं पड़ रही होती, सिर्फ जम्मू कश्मीर में हिमालयन रीजन में बर्फ पड़ रही होती है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कुछ नहीं है। ठीक है, सर्दियों के टाइम में तो वो माइग्रेशन करके हमारे यहाँ आती है। ठीक है, तो ऐसे ही गिद्ध भी माइग्रेट करके किसी और कंट्री में जाते हैं। और कौन कौन से हैं? एक सिनेरस वल्चर है, एक ग्रिफिन वल्चर है और एक हिमालयन वल्चर है। ये 3 प्रजाति ऐसी हैं जो माइग्रेशन करती हैं, यानी दूसरी कंट्री में जाती है माइग्रेशन के लिए। इनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये दे कैन, इवन साइबेरियन क्रेन इतनी सारी आती है विदाउट पासपोर्ट। ठीक है कैसे? वो वो सारी चीजें। अच्छा, तो क्या सोचते हो हमारी सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? बेटा रडार पे पता चल जाता है, अगर उसमें कुछ चिप भी लगी होगी ना, रडार में कैच हो जाता है। हमारी जो रडार होती है, जो ये देखती है कि कोई मिसाइल किसी ने छोड़ तो नहीं दी, कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ दी जिससे हमें खतरा है, तो रडार उसको सिग्नल को कैच कर लेगा। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मैटर का कुछ भी ऊपर उड़ता हुआ भी दिखाई देगा ना, वो रडार पे दिख जाएगा। और हाँ, और रडार ये नहीं वेट करती कि कब मुझे ऑर्डर मिलेगा, रडार तो सेल्फ जनरेटेड होता है, अगर पता चल गया तो वहीं से मिसाइल जाएगी और उसे वहीं रास्ते में खत्म कर देगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी हमारी अच्छी है काफी। चलो, अब है सिंपलीपल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिंपलीपल टाइगर रिजर्व, तो बेटा ये एक टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व का मतलब यहाँ पे बाहरी मतलब टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, टाइगर की कंजर्वेशन के लिए ये बनाया हुआ है। बट टाइगर के अलावा यहाँ पे और भी एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये उड़ीसा में है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, और यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 2009 में ये शामिल किया गया था। ठीक है, यानी इसे प्रोटेक्शन यूनेस्को से भी मिली हुई है, और ये एक बायोस्फीयर
रिजर्व भी है, ठीक है। यानी कि इसकी प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगी, यूनेस्को भी इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए फंड वगैरह अवेलेबल कराते हैं। और ये एक टाइगर रिजर्व है। और तुमको पता ही है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद से अब हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन काफी अच्छी हो गई है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जो अब पॉपुलेशन एस्टिमेट आया था ना 2022 में, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। चलो, अब इबेरियन प्रायद्वीप यूरोप के किस भाग में है? ये बेटा साउथ वेस्टर्न यूरोप के पार्ट में है। स्पेन और पुर्तगाल मेन कंट्रीज हैं इबेरियन प्रायद्वीप में या इबेरियन पेनिनसुला में, ठीक है। अब हाल ही में येलो बिल सी स्नेक पाया गया है, ये कहाँ पर है? अच्छा, येलो बिल्ड सी स्नेक एक समुद्री सांप पाया गया है। इसकी एक नई प्रजाति पाई गई है, दैट इज बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि सी स्नेक है तो सी कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, तो ये वहां पर पाया गया है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ग्रेट निकोबार आइलैंड किस भाग में है? ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत के किस भाग में है? तो ग्रेट निकोबार तुमको पता ही है, हमारे यहाँ पे दो आइलैंड वो है, ग्रुप। कौन कौन से? एक तो अंडमान और निकोबार और एक है लक्षद्वीप, ठीक है। तो अंडमान में बेटा वैसे बेसिकली 300 के इससे ज्यादा आइलैंड है, ठीक है। अप्रोक्स इसे हम अप्रोक्स लेंगे, अप्रोक्स 300 आइलैंड है। और यहाँ पर जो इसका सदर्न मोस्ट आइलैंड है दैट इज ग्रेट निकोबार, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। वहां पे एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। उस प्रोजेक्ट के तहत वहां पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा और वहां पे जो और डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो की जाएगी। लेकिन जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है वो उसके लिए विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अंडमान और निकोबार जो है बेटा, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है और वहां पे ट्राइब भी है। वहां पे कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां की ट्राइब नहीं अलाउ करती, ठीक है। तो वहां का जो एरिया है, वो जो निकोबार का जो इकोसिस्टम है, वो एक तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आता है। तो वहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर अलाउ करेंगे तो डिफोरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेंगे और उसकी वजह से वहां के इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो इसलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसके अभी एनवायरमेंटलिस्ट जो है अगेंस्ट में है, ठीक है, वो फेवर में नहीं है। तो कभी भी कहीं भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो देखा जाता है कि ये किस एरिया में है। तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब सदाबहार वन। वहाँ की कंडीशन ऐसी है जैसे ट्रॉपिक इक्वेटर पे होती है ना, इक्वेटर पे रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेम ऐसे ही वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है।